चलो, कल तुमने पूरा कर दिया था टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या किया थे आप? आपदा प्रबंधन किया तुमने? हाँ, परिवहन हो गया ना आपका। चलो, अब तुम्हारे पास परिवहन और आपदा प्रबंधन भी आपने कर दिया ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ज्योग्राफी का जो बेसिक यूनिट है ना, और पॉलिटिकल सिस्टम और ज्योग्राफी का बेसिक यूनिट 2। अभी ज्योग्राफी के जो कुछ टॉपिक बचे होंगे वापिस आके अगली बारी में उनको एक बार कवर करना। मैं अब दूसरी यूनिट ही स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपके पास 2 ही यूनिट बचेंगी लास्ट की। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पहले करो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर कैसे आएगी बताओ? दिमाग लगाओ तो। कल आ रही थी? सोचो जरा खुद से, कल आ रही थी? नहीं, कल आ रही थी थोड़ा थोड़ा ना, तो आज भी तभी आएगी जब तुम चुप रहेंगे। इस स्पीकर खोलने तो दो थोड़ा, है ना। चलो, ये आप टॉपिक डालो एक बार। चलो, अब देखो, कला संस्कृति। मेरी बात सुनो पहले। अच्छा, एक लास्ट में सुनाई दे रहा है? लास्ट वालों हाँ ठीक है, सुनो। हाँ लगा दे। एक हमारी क्लास में पढ़ता था जित्तो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक था हमारी क्लास में जित्तू, जितेंद्र, और एक जितेंद्र का दोस्त था संजय। संजय और जितेंद्र 2 बहुत खास दोस्त हुए। अब एक दिन क्लास के बीच में वो जितेंद्र के कान में खुजली हो रही थी ना। हाँ, जितेंद्र के कान में खुजली थी, तो संजय ने बोला मैं तेरा कबाड़ा निकालता। बोला अच्छा, वो कबाड़ा किससे निकाला? तो प्रकार होता है ना, प्रकार डिवाइडर होता है। तो वो उससे उसका ऐसा कान का कबाड़ा निकाला था, गलती से प्रकार चुभ गया ऐसा कान में। और जित्तू और संजू वैसे थे तो खास दोस्त, लेकिन भाई साहब जित्तू ने हल्ला मचा दिया। जित्तू ने कहा गुरुजी मेरे कदूड़ फूट गया, बोल जोर से। खून भी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। उसने हल्ला मचा दिया, सर फूट गया फूट गया। सारे टीचर इकट्ठे हो गए। सारे टीचरों ने इकट्ठा होने का हल्ला मच गया वहां। तो एक टीचर था जो गणित पढ़ाता था, उसने इधर देखा नहीं उधर, उसने संजू के थप्पड़ ही थप्पड़। किसने फोड़ा कान? उसने कहा सर इसने फोड़ा। और उसके बाद टीचर उसका कान ऐसा सहला रहे थे, और उसको बाद में बोले सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा? तो बार बार कर गुरुजी नहीं सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा, ऐसा कर रहे थे। बोले सुनाई दे रहा? बोले गुरुजी नहीं सुनाई दे रहा। तो बाद में गुरुजी ने उसी को पीटा, पीट ऐसे कैसे सुनाई दे रहा तेरे को ना। जब भी मतलब जैसे ही मैं बोल रहा कि सुनाई दे रहा, आता बोला नहीं सुनाई दे रहा। तो ऐसा कैसे सुन रहा तू कि सुनाई दे रहा ना। उसका मूल भाव क्या था? संजू भाई को पिटवाओ कैसे भी करके, है ना। वो चाह रहा था कि चलो संजू भाई पिट जाए आज कैसे भी करके। चलो खैर वो छोड़ो, तुम इस पे आओ, कला संस्कृति। अब देखो ये अलग यूनिट है आपका, कला और संस्कृति। आर्ट और कल्चर के अंदर आपके यूकेपीएससी या कोई सा भी आयोग हो ना, ठीक ठाक प्रश्न वहां से निकल जाते। 2 यूनिट है तुम्हारे पास, देखो, एक है कला और एक है संस्कृति। 2 यूनिट तुम्हारे पास रहेगी, कला के टॉपिक होंगे, संस्कृति के टॉपिक होंगे। थोड़ा आप बेसिक एक बार इसको समझना, संस्कृति और कला के टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो, सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है आर्ट, और इसके अंदर आपके पास क्या क्या टॉपिक होंगे। आर्ट का मतलब क्या होगा, तो कला का मतलब क्या होता है, एक बात आप समझो। ये एक शब्द चलता है आपके पास, मनोभाव। मनोभाव का मतलब होगा प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थित भाव। हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ भाव जरूर होते हैं। इनके लिए आप एक और शब्द यूज करते हो, शब्द है इमोशन। इमोशन भी एक शब्द चलता है ना। तो दुनिया में भाई अगर कोई इंसान है तो इंसान के मन में भाव जरूर होंगे, उसके मन में इमोशन जरूर होते हैं। मन के भावों को व्यक्त करने का जो तरीका है उसको कला कहते हैं। अपने मन के भावों को कोई व्यक्ति कैसे व्यक्त करता है, बस उसी को कला कहते हैं, उसी को आर्ट कहते हैं। मन के भावों को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हो? कोई व्यक्ति अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त कर सकता है तो उसे कवि कहा जाएगा। कवि, काव्य रचना एक प्रकार की कला है। मन के भावों को व्यक्त करने का एक तरीका जो है वो क्या हो सकता है कि चित्र बनाकर, आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ, आपने चित्र बना दिया, तो जो कला विकसित हुई वो चित्रकला हो गई। मन के भावों को बोलकर या गीत गाकर व्यक्त किया जा सकता है तो फिर संगीत कला का जन्म हुआ। तो कई प्रकार की है कलाएं। कौन कौन सी कलाएं हो सकती है जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है? तो जैसे हम पढ़ते हैं अपने राज्य के अंदर चित्रकला के बारे में कि उत्तराखंड में चित्रकला, इसका विकास कैसे हुआ, पहले प्रकार की कला है।
इसके अलावा जो कला होती है, जैसे आप देखते हैं मूर्ति वूर्ति बनाना, इसको कहते हैं शिल्प कला, ये भी हमारा एक टॉपिक है। ऐसे ही कला के अंदर आपको संगीत कला यानी लोकगीत और लोक नृत्यों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और कौन सी कलाएं हो सकती है, इसमें लोक गीत आ जाएंगे, इसमें लोक नृत्य आ जाएंगे। और कला के कौन से रूप हो सकते हैं, मन के भावों को व्यक्त करने के और तरीके, कुछ आभूषण, वो भी तो कला है ना। जिसने बनाया बहुत डिजाइन करके बनाया, नथ बनाई तो सीधा गोला नहीं बना दिया, मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न हुए तो उसके हिसाब से उसने कलाकृति कला बनाई। और मन के भावों को व्यक्त करने का एक तरीका वाद्य यंत्र, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो सब कला के टॉपिक है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी बात ये होती है कि बहुत छोटे टॉपिक है, एक दिन में दो भी निपट जाते हैं, आसान टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से परीक्षा में एक प्रश्न बन जाता है, तब के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कला ही कला से। संस्कृति का मतलब हमारा कल्चर है, आपको अपने कल्चर के बारे में पढ़ना है, हमारे कल्चर में हमारे त्योहार क्या है, मेले उत्सव वगैरह वगैरह खूब सारे। तो कला और संस्कृति एक आसान टॉपिक होता है, अगर आप पहाड़ से हैं तो आपके लिए ये टॉपिक एडवांटेज देगा, लेकिन मैं कहूंगा आसान नहीं है, थोड़ा कठिन तो रहेगा। गढ़वाल वाले जब कुमाऊं के बारे में पढ़ेंगे तो वो उनके लिए एकदम नया होगा। जौनसार का बच्चा कुमाऊं का पढ़ेगा तो वो उसके लिए कठिन होगा, कुमाऊं का बच्चा जौनसार के बारे में पढ़ेगा तो कठिन होगा। पर ठीक है, मतलब इस चैप्टर से, कला और संस्कृति से आपको अपने ही राज्य के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलता है। और पेपर कोई सा भी हो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज जो है किसी भी पेपर में वो आर्ट एंड कल्चर का ही होगा। तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। ध्यान से भी क्या पढ़ना है, मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो आप नॉर्मली पढ़ चुके हैं, उन्हीं को बस आपको रिवाइज करना है। तो कला और संस्कृति में शुरुआत करो बेसिक टॉपिकों के साथ। पहला आप टॉपिक डालो, सबसे आसान सा टॉपिक उत्सव टॉपिक डालो, उत्सव। ये आप टॉपिक डालो, उत्सव या फिर पर्व। त्योहार आप कह सकते हो, उत्सव कह सकते हो, पर्व कह सकते हो। आदमी खुश है अगर जीवन में, तो अपनी खुशी को व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है उत्सव ना। त्योहार मना लो, तो उत्सव। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला जो टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, उस टॉपिक का नाम उत्सव है, उत्सव या फिर पर्व। अब ये उत्सव या फिर पर्व को पढ़ते समय समझो कि भाई उत्सव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, त्योहार दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के त्योहारों को बोलते हैं राष्ट्रीय उत्सव, नेशनल फेस्टिवल। राष्ट्रीय उत्सव वो उत्सव है जो राष्ट्र में मनाया जाता है। भारतवर्ष के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो नेशनल फेस्टिवल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपावली नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है। होली राष्ट्रीय पर्व है। हमें आर्ट एंड कल्चर में राष्ट्रीय पर्व नहीं पढ़ने, वो आते भी नहीं पेपर में। ऐसा नहीं आपके पास प्रश्न आएगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। तो जब हम उत्सवों के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम पर्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे पर्वों को पढ़ते हैं जो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर नहीं मनाए जाते, बहुत छोटे क्षेत्र पर मनाए जाते हैं। छोटे क्षेत्र पर मनाए जाने वाले पर्वों को लोक पर्व कहते हैं। लोक पर्व, लोक पर्व मतलब जो हमारे राज्य में मनाए जाते हैं। इनको मनाने के पीछे का कोई लॉजिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम अपनी खुशी के लिए इन पर्वों को मना देते हैं। दीपावली का त्योहार मनाया जाता है इसलिए क्योंकि उस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर घर आए थे। पर तुम्हारे घर थोड़ी आए थे, तुम्हारे घर आए थे, कहाँ आए थे, कहाँ के राजा हुए राम, अयोध्या के, तो वापिस भी कहाँ आए। तो पर्व कहाँ का है, हम मनाते हैं क्योंकि अच्छा लगा इसलिए हम उसको मना देते हैं। परंतु हम मनाते इस बात का मतलब ये नहीं होगा कि वो पर्व जो है हमारे राज्य का पर्व है, हमारे राज्य से उस पर्व का ज्यादा संबंध है नहीं। तो हम ऐसे पर्वों की बात करेंगे जो पर्व हमारे राज्य के अंदर मनाए जाते। उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले वे पर्व जो बस हमारे ही राज्य में मनाए जाते, अन्य क्षेत्रों पर नहीं मनाए जाते। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे त्योहार है जो सिर्फ हमारे राज्य में मनाए जाते हैं। उन पर्वों में सबसे पहले पर्व का नाम आप लिखो संक्रांति। पहले पर्व का नाम लिखना संक्रांति। ठीक है, उत्सव और पर्वों में सबसे पहले पर्व जो हमारे राज्य के अंदर मनाए जाते हैं, हमारे लोक पर्वों में पहले प्रकार के पर्वों को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति के लिए जो कॉमन शब्द चलता है भैया राज्य में, संग्रांद चलता है, सुना है? मनाते तुम्हारे गांव में संग्रांद। ये एक लोक पर्व है, लोक पर्व मतलब हमारे ही राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसको संक्रांति कहते हैं या फिर इसको संग्रांद कहते हैं। संक्रांति होती क्या है तो एक बार थोड़ा बेसिक समझ लेना फिर करना इसको। जैसे मान लो देखो ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक लाइन जाती है, उस लाइन को इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब जो सूर्य है, सूर्य गति करता है कि स्थिर है?
सूर्य रुका हुआ, ये लास्ट वाला, ये इस भाई को बोलना, पीछे है जो, हाँ तू ही बोल भाई, बता सूर्य ना, ये बता मैंने क्या पूछा, बता जरा मैंने क्या पूछा, पता ही नहीं। हाँ ना ना ना, उसको पूछ रहा मैं, ये तो बीच में बोल रहा, क्या पूछते पता भी चला जब से हम यहाँ आए, क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ ये तो वो बोल रहा था सूर्य गति, तब तो आए गए तेरे को। तब चल बता, सूर्य गति करता है कि स्थिर है? ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सभी के सभी गति कर रहे हैं। पर जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तब हम ये मानते हैं कि देखो सबको गति करता हुआ मानेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सूर्य है इसको स्थिर मान लो पृथ्वी के सापेक्ष, जब पृथ्वी की बात है तब इसको स्थिर मान लो। जब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो आकाश गंगाओं को स्थिर मान लेंगे। अब क्या होता है कि ये जो सूर्य है ना, ये पूरे साल भर गति करता है अलग अलग स्टेज में। जैसे साल के कुछ महीने ये यहां पर रहता है, अब एक महीने बाद मान लो कि ये स्थिति है आपके पास मार्च की, तो मार्च में सूर्य जो है ना वो विषुवत रेखा पर होता है। जैसे ही अप्रैल आएगा तो सूर्य थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, अप्रैल के बाद जैसे ही मई आएगा सूर्य और ऊपर आ जाता है, जैसे ही जून आएगा तो सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर नीचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नीचे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे सूर्य गति करते हैं। तो हर महीने सूर्य की स्थिति में भैया परिवर्तन होता है, और सूर्य की स्थिति में होने वाली इस परिवर्तन के आधार पर जो पर्व हम मनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हर एक महीने में सूर्य की स्थिति बदल जाती है। सूर्य अगर इस महीने यहां है तो अगले महीने यहां चले जाएगा, तो हम एक महीने बाद सूर्य की स्थिति के अनुरूप एक पर्व मनाते हैं जिसको संक्रांति कहते हैं या संग्रांद कहते हैं। अब हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो महीने हैं, हिंदी के महीने, यहाँ अंग्रेजी वाले महीने नहीं चलते ना, यहाँ हिंदी के जो महीने चलते हैं उनके आधार पर हर महीने एक संक्रांति आएगी। पहला महीना हिंदी महीनों में कौन सा होता है? चैत का महीना। पहला महीना हिंदू में क्या होता है? मार्च तो अंग्रेजी का महीना है ना, तो पहला महीना जो हिंदी का होता है ना उसको बोलते हैं चैत का महीना। तो पहली संक्रांति किस महीने मनाई जाएगी? चैत के महीने में राज्य के अंदर पहली संक्रांति मनाई जाती है। चैत के महीने की शुरुआत होती है 14 मार्च से। 14 मार्च आता है तो 14 मार्च का मतलब नया साल स्टार्ट हो जाता है, चैत का महीना शुरू हो जाता है। तो चैत्र की जो संक्रांति है, ये चैत्र की संक्रांति कब मनाई जाती है? तो सर 14 मार्च को, क्योंकि चैत का महीना 14 मार्च से शुरू होता है। तो 14 मार्च चैत का महीना, इस दिन चैत्र की संक्रांति मनाई जाती है। और चैत महीने की संक्रांति को हमारे राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं फूलदेई। चैत के महीने की जो संक्रांति होती है, चैत के महीने की संक्रांति को क्या बोलते हैं? फूलदेई कहा जाता है, फूलदेई। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? ये एक लोक पर्व हो गया। फूलदेई का पर्व क्यों मनाते? बस मनाते हैं, चैत का महीना लग गया, न्यू ईयर है इसलिए मना देते हैं। तो चैत्र के महीने की संक्रांति हमारे राज्य में 14 मार्च को मनाई जाती है, और 14 मार्च को जो चैत की संक्रांति है, इस पर्व को किस नाम से जाना जाता है? अब वो पेपर में आपसे यहां से प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे पूछेगा फूलदेई का पर्व कब मनाया जाता है, तो उसके कब का मतलब ना 90% टाइम ये पूछना होता है, ये कि वो 14 मार्च आपसे पूछे, क्योंकि ये सबको पता है कि फूलदेई का जो पर्व है वो चैत के महीने में ही मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखो, पहली संक्रांति लिखो, चैत्र की संक्रांति। चैत्र संक्रांति 14 मार्च को मनाई जाती है, और चैत्र संक्रांति का पर्व हमारे राज्य में फूलदेई के रूप में मनाया जाता है। फूलदेई इसको कहा जाता है, ठीक है, चैत के महीने। चैत के बाद दूसरा महीना होता है बैसाख। अब जो बैसाख के महीने, देखो संक्रांति मतलब होगा किसी भी महीने का पहला तारीख, किसी भी महीने की पहली तारीख को संक्रांति या संग्रांद कहते हैं। संग्रांद, संग्रांद मतलब पहली तारीख। जैसे चैत के महीने की पहली तारीख होती है एक गते, चैत मतलब 14 मार्च को एक तारीख होगी चैत की, हिंदी के हिसाब से। फिर बैसाख की जो संक्रांति है ये कब आएगी? 14 अप्रैल। ये देखो 14 अप्रैल को बैसाख की संक्रांति, बैसाख महीने की संक्रांति। बैसाख का महीना कब लगता है? अप्रैल में। तो 14 अप्रैल का दिन बैसाख संक्रांति। इस पर्व को पूरे भारतवर्ष वाले कहते हैं बैसाखी, इंडिया में कहते हैं इसको बैसाखी। उत्तराखंड में बैसाख संक्रांति का जो पर्व है इसको हमारे राज्य में बोलते हैं बिखौती। जौनसार में इसको कहते हैं बिस्सू। तो बैसाखी को जौनसार भाबर में यमुना नदी घाटी में बिस्सू पर्व के रूप में, और बाकी उत्तराखंड में भाई बिखौती के रूप में मनाया जाता है। तो बिखौती पर्व कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
ठीक है, बिखौती का पर्व 14 अप्रैल। तो पहली संक्रांति जो पहली संग्राम जो हमारे राज्य में, उसका नाम है फूलदेई। पहला पर्व कौन सा है? फूलदेई। वो मनाते हैं 14 मार्च को। फिर आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को बिखौती या बिस्सू का पर्व मनाया जाता है। बिखौती पर्व या फिर बिस्सू का पर्व ये मनाया जाता है 14 अप्रैल। कौन सी संक्रांति? बैसाख। फिर चैत, बैसाख के बाद तीसरा महीना होता है जेठ। जेठ के महीने की संक्रांति, जेठ के महीना। तो अब देखो जेठ का महीना कब आएगा, तो 14 अप्रैल से आप आगे चलो, तो यहां मैं लिख रहा हूं 14 मई। ठीक है, सबसे पहले चैत के महीने की संक्रांति मनाई जाती है 14 मार्च, पर्व का नाम है फूलदेई। फिर बैसाख की संक्रांति मनाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बैसाख की जो संक्रांति मनाई जाती है इसे बिखौती कहते हैं या बिस्सू पर्व कहते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो ये 14 अप्रैल को मनाते हैं। फिर होती है जेठ के महीने की संक्रांति, जेठ का महीना यानी कि मई का महीना। तो 14 मई को जेठ संक्रांति के रूप में जो पर्व मनाया जाता है, क्योंकि यह पर्व राज्य के सभी क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता है, इसलिए आपको समझना कि 14 मई को एक पर्व होता है राज्य में। इसमें क्या करते हैं कि आप आटा लेंगे, आटे में चीनी डाल देते हैं, मीठा बना देते हैं आटे को, और फिर आटे से एक आकृति बनाई जाती है, गेंडे की आकृति। जैसे गेंडा होता है ना, ऐसा गेंडा की आकृति बनाते हैं। ये जो गेंडा बनाया जाता है इसको गेंडा नहीं कहते हमारे राज्य में, इसको घ्वेल्ड कहते हैं। घ्वेल्ड कि ये क्या बनाया तुमने, तो इसके लिए शब्द यूज करते हैं घ्वेल्ड। ये बेसिकली गेंडा ही होता है, पर इसको स्थानीय नाम दिया जाता है घ्वेल्ड। 14 मई के दिन फिर गांव में छोटे छोटे बच्चे जंगल में जाकर के और एक पेड़ ले आते हैं काट कर, किनगोड़ कहते हैं। किनगोड़ पता है आपको? तो किनगोड़ के पेड़ की लकड़ी से फिर एक तलवार बनाई जाती है, और उस तलवार से इस घ्वेल्ड का सर काटा जाता है। ये तो सच का थोड़ी है ना, ये तो आटे का बना हुआ है। तो इसका सर काट देते हैं, फिर इसका सर फेंक देते हैं और इसको बस खा लेते हैं। यही है पर्व। इसको घ्वेल्डिया संक्रांति बोलते हैं। घ्वेल्डिया संक्रांति ये जो बनाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? घ्वेल्ड। क्योंकि यह राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं मनाया जाता, इसलिए इसको ध्यान रखना कि घोल्डिया संक्रांति कब मनाई जाती है। तो घोल्डिया संक्रांति जो है, घोल्डिया संक्रांति का पर्व कब मनाया जाता है, तो घोल्डिया संक्रांति का पर्व मनाते हैं आपका 14 मई यानी जेठ के महीने में। चैत के महीने की संक्रांति को फूलदेई कहते हो, बैसाख के महीने की संक्रांति को बिखौती कहते हो, बिखौती बिस्सू। फिर बैसाख के बाद जेठ के महीने की संक्रांति आती है, जेठ के महीने की संक्रांति को घोल्डिया संक्रांति या घ्वेल्ड संक्रांति का, घ्वेल्ड पर्व कहते हैं उसे। ये मनाई जाती है जेठ में। जेठ के बाद महीना आता है आषाढ़ का। ध्यान से समझना मेरी बात, आषाढ़ काम करने वाला महीना है। इस महीने गांव में, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारा काम होता है, रोपनी लगती ना गांव में, इसलिए जेठ के महीने के बाद आषाढ़ में कोई संक्रांति नहीं, टाइम नहीं तो त्योहार भी नहीं। जबरदस्ती नहीं मनाएंगे ना त्योहार। आषाढ़ के महीने किसी के पास टाइम नहीं होता है त्योहार मनाने का, इसलिए आषाढ़ में कोई संक्रांति नहीं मनाई जाती है। जून के महीने में कोई संक्रांत नहीं, मतलब आएगा आषाढ़ का महीना लगा, बस लगा, तो लोग अपने कृषि कार्यों में व्यस्त होते, इसलिए आषाढ़ की संक्रांति का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई स्पेशल नाम नहीं है। और ये इसका एक्सपेक्टेड डेट कब होगा? 14-15 जून। मई के बाद कौन सा महीना आएगा? अब जैसे ही जून का महीना लगता है तो उत्तराखंड में मई एंड से लेकर के और जून तक उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने लग जाती है, लगती है ना, पूरे जंगल जलने लगते हैं, गर्मी बहुत टॉप पे पहुंच जाती है, सारे के सारे जंगल जल चुके होते हैं। अब पूरा जंगल जल चुका है तो प्रकृति एक हिसाब से नष्ट हो जाती है जून के महीने। जून के बाद महीना आता है जुलाई का। जुलाई के महीने हमारे राज्य में मानसून की एंट्री होती है, मानसून आ जाता है। तो जुलाई में जो प्रकृति नष्ट हो चुकी है वो अब अपने नए स्वरूप में आती है, नए पेड़ पौधों का जन्म होता है, सब कुछ नया 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 होने लग जाता है। तो जब आपका आषाढ़ का महीना खत्म होगा तो बारिश कौन से महीने से शुरू होती है? सावन से। तो फिर सावन के महीने की संक्रांति इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? एक तो पिछली बार संक्रांति नहीं मनाई हमने जून में, एक तो इसलिए, दूसरा जून में प्रकृति अपना स्वरूप खो चुकी होती है, सारे पेड़ पौधे जंगल जल चुके होते हैं, जून के महीने पूरा खत्म हो गया। अब जैसे ही सावन के महीने आए तो सावन के महीने में अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी हमारी ये जिम्मेदारी है कि प्रकृति ने जो अपना रूप अस्तित्व खत्म हो गया, सारे पेड़ पौधे जो जल गए हैं, तो अब हमें प्रकृति की मदद करनी है, पेड़ पौधों को लगाना है ना, तभी तो नए पेड़ पौधे उपजेंगे। और भैया जो सावन का महीना है यानी कि जो जुलाई का महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हमारे राज्य में
खूब बारिश होती है। इन 4 महीनों को चौमासा कहते हैं। चौमासा मतलब उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बोलते हैं चौमासा। तो 4 महीने खूब बारिश होगी। तो खूब बारिश होगी इसलिए अगर आपने पेड़ पौधे लगा दिए जुलाई के महीने, तो वो 4 महीने में खूब बड़े बड़े भी हो जाएंगे, खूब बड़ा रूप वो ग्रहण कर लेंगे। तो सावन के महीने की जो संक्रांति है, सावन की संक्रांति, अब क्या होता है, हिंदी महीनों में भी कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई 31 का होता है, इसलिए सारी डेट 14 नहीं आएंगी, कुछ डेटें 15 भी आ जाएंगी, कुछ डेटें 16 भी आ जाएंगी। जैसे सावन के महीने की जो संक्रांति है, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई में 16 जुलाई को श्रावण मास की संक्रांति मनाई जाती है। इसे कहते हैं हरेला पर्व। हरेला, हरेला का मतलब इस दिन लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। हरेला पर्व उसे कहा जाता है। सावन के महीने की संक्रांति, श्रावण संक्रांति का पर्व कब मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को। 16 जुलाई को पूरे राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है। और हरेला में लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ना, नए पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि जून के महीने में और पूरा जंगल वंगल जो है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, इसलिए सावन का जब महीना आता है तो 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है राज्य के अंदर। सावन के बाद महीना आएगा भादों का, भाद्रपद। भादों का महीना यानी अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने में एक टेन्योर है उत्तराखंड में, लगभग 5 जुलाई से लेकर के और 12, 13 अगस्त, 15 अगस्त तक आप मानो, ऐसी मान्यता है, पुरानी संस्कृति है ना, कल्चर है हमारा, कि 5 जुलाई से लेकर के और लगभग 13, 14, 15 अगस्त तक घी, दूध, दही का सेवन ना किया जाए। प्रकृति नए स्वरूप में होती है। क्या होता है ना कि गांव में जो दुधारू पशु है वो अमूमन मई के महीने दूध देना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, कारण जंगल जल चुके हो रहे, और तब आप दुधारू पशुओं के लिए हरी भरी घास नहीं ला सकते ना, क्योंकि हरियाली कम हो जाती है, घास सूख जाती है, जंगल जल रहे हैं। तो तब साल भर से जो स्टोर किया हुआ घास है, पराल है तुम्हारे घर का, वो देते हैं ना उनको। तो उस समय पशु जो है ना वो दूध देना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अब जुलाई में प्रकृति नया रूप ले रही है, श्रावण के महीने में नई हरी हरी घास उत्पन्न होती है, तो हरियाली नया नया रूप जब ग्रहण करेगी, तो ऐसी मान्यता है। और आप ये मान के चलो कि हम बहुत सालों से इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइमरी रूप को प्रयोग में ना लाया जाए। आपके गांव में जैसे भैंस दूध देती होगी, तो शुरुआती दिनों का दूध यूज करते हैं, आप फेंक देते हैं ना उसको, ऐसा कहते हैं विषकारी है, वो अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, तो गाय के बछड़े को या भैंस के बछड़े को दे देते हैं ना शुरू में, 8, 10, 12, 15 दिन तक उस दूध को प्रयोग में नहीं लाते। तो ऐसा ही ये माना जाता है कि सावन के महीने में जो डेयरी प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत टॉक्सिक, तो उनको नहीं खाना। इसलिए सावन में कई नियम बनाए हुए, जैसे सावन के महीने व्रत रखो जी, व्रत कुछ मत खाओ इस महीने, प्रकृति नया रूप ले रही है ना, तो सावन में आदमी कुछ भी ना खाए तो भी चल जाता है। सावन के महीने में हम दूध को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर अर्पित करने का मतलब क्यों है, हम दूध को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं। दूध को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद बहुत सारे लोग, ये भी मान्यता है कई सारे लोगों में, कि लोग कहते हैं कि इतना दूध बर्बाद क्यों कर रहे हैं। बात बर्बाद की नहीं है, हमारे कल्चर ये कहता है हमको कि सावन में डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, और इसी समय गाय और भैंस सबसे ज्यादा दूध भी देती है ए महीने में, तो सबके घरों में दूध होता है भाई सावन के महीने, पर खाना नहीं है उसको। तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो उसे फेंक दो, एक ऑप्शन तो यही है, फेंक दो, उसे खाना नहीं है। और अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो खा लेना, खा लेना। बीमार होता आदमी जो सावन में डेयरी प्रोडक्ट खाता है, उसको अगस्त में फिर बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक मान्यता है कि भाई सावन के महीने में डेयरी प्रोडक्ट को यूज ना करो। तो आपके पास दूध के लिए 2 ऑप्शन, या तो फेंक दो या शिवलिंग चढ़ा लो, थोड़ा ठीक लगेगा ना, मतलब कि उसको शिवलिंग पर चढ़ा दो। तो सावन के महीने में डेयरी प्रोडक्ट सब बंद हो जाते हैं। और उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो घी है, घी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो घी जो है ना उसका प्रयोग प्रचलन बंद कर देते हैं जुलाई के महीने। भादों के महीने में, भाद्रपद मास में घी का प्रचलन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अब घी खाना फिर से स्टार्ट करो। तो भाद्रपद मास की जो संक्रांति होती है 15 अगस्त, जिस दिन भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस होता है, इस 15 अगस्त को भादों का महीना लग जाता है, और इस दिन को हमारे राज्य में घी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। घी संक्रांति, घी संक्रांति 15 अगस्त के दिन हमारे राज्य में घी संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 16 जुलाई को हरेला, और 15 अगस्त के दिन कौन सा पर्व मनाते हैं, घी संक्रांति। घी संक्रांति भी कहते हैं इसको, घी संक्रांति।
तो सावन के महीने की संक्रांति हरेला और भादों के महीने की संक्रांति को क्या बोलते हैं? अब भाद्रपद के बाद, अगस्त के बाद जो अगले महीने आएंगे, मेरी बात को समझना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में सूर्य हमसे दूर जा रहा है। इन महीनों में सूर्य हमारे पास आ रहा है। मार्च के महीने सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर। तो मार्च के बाद अप्रैल ऊपर आता है, उत्तरायण की स्थिति, तो हम संक्रांति मनाते हैं। मई, जून ऊपर आ रहा है, फिर जुलाई ऊपर ही है, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक सूर्य जो है, अगस्त तक सूर्य वापिस विषुवत रेखा पर चले जाता है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सूर्य नीचे जा रहा है, दक्षिणायन, दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। तो जैसे ही सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है, अब हम संक्रांति नहीं मनाते हैं। अब अच्छे महीनों नहीं मानते उत्तराखंड में, क्योंकि सूर्य आपसे दूर जा रहा है। तो अब आने वाले जो महीने होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों में किसी भी महीने का जो पहला डेट होगा उसे हम संक्रांति के रूप में नहीं मनाते हैं। उसको नॉर्मली संक्रांत बोल देते हैं, पर कोई स्पेसिफिक संक्रांति नहीं मनाई जाती है। जब सूर्य हमारी तरफ फिर से आना शुरू होगा, तब हम संक्रांति मनाना स्टार्ट करेंगे। और सूर्य उत्तरायण की स्थिति में कब आता है? मकर रेखा से सूर्य उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है मौ के महीने में, माघ के महीने में। 14 जनवरी को सूर्य अपने सबसे निचले स्तर पर होता है और ऊपर चलना स्टार्ट करता है। तो इसको बोलते हैं कि सूर्य अब उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू कर रहा है, उत्तरायण की स्थिति में आ रहा है। इसलिए भादों के बाद, अगस्त के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने कोई संक्रांति नहीं। और 4 महीने के बाद जब माघ का महीना लगता है, मौ का महीना लगता है, तब राज्य में सबसे बड़ी संक्रांति मनाई जाती है, माघ की संक्रांति। क्योंकि इस संक्रांति के लिए हमें 4 महीना वेट करना पड़ता है, इसलिए ये बड़ी संक्रांति होगी, माघ की संक्रांति। माघ के महीने की संक्रांति कब मनाई जाती है? तो सर 14 जनवरी को मनाते हैं। और माघ के महीने मनाई जाने वाली संक्रांति को भारत में मकर संक्रांति कहते हैं। भारत में हम नहीं कहते मकर संक्रांति, हमारे राज्य में इसको कहते हैं मकरैण, मकरैण, या फिर कहते हैं उत्तरायण, या कुमाऊं में इसको कहते हैं घुघुतिया। तो 14 जनवरी के दिन घुघुतिया, उत्तरायण या मकरैण के रूप में संक्रांति को मनाया जाता है। मकरैण इसलिए क्योंकि कहते हैं सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उत्तरायण का मतलब है सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है। और घुघुतिया एक त्योहार है जो कुमाऊं में मनाया जाता है। 14 जनवरी को कुमाऊं के लोग घुघुतिया बनाते हैं, घुघुती बनाते हैं। घुघुती देखा है? घुघुती आपने? वो घुघुती बनाते हैं, मतलब आटे को तेल में डालकर और उससे घुघुतिया तैयार करते हैं। तो ये संक्रांति पर्व है भैया राज्य के, हमारे राज्य में मनाए जाने वाले संक्रांति पर्व। एक बार फटाफट से इन पे नजर मारो कि उत्तराखंड राज्य में ऐसे करके प्रश्न आएंगे। फूलदेई का पर्व कौन से महीने में? चैत के महीने में। ये पूछेगा तो ये वाली डेट लिखना। ये तो बहुत कॉमन है, बिस्सू या बिखौती, ये आपको खुद ही पता चलेगा। बिखौती मतलब बैसाख, बैसाखी। गोल्डिया संक्रांति को ध्यान रखना क्योंकि सब जगह नहीं मनाते हैं, इसलिए इसको याद रखना। गोल्डिया संक्रांति का पर्व जेठ के महीने में मनाया जाता है, 14 मई को। सावन के महीने की संक्रांति गढ़वाल में मनाते हैं ना। जैसे गढ़वाल में आप भी गढ़वाली, मैं भी गढ़वाली में, तुम्हारे यहाँ नहीं मनाते, हमारे यहाँ मनाते है ना। पर हमारे यहाँ मनाते इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टीरी में मनाते हैं, कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है ना। तो गोल्डिया संक्रांति जो है गढ़वाल में मनाया जाने वाला पर्व है, संपूर्ण गढ़वाल में नहीं मानते। एक राजा था, उसका नाम था लक्ष्मी चंद, सबने सुना है? आपने सुना है? कुमाऊं का एक राजा था लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद का एक सेनापति हुआ, उसका नाम था गेंडा सिंह। वो सेनापति गेंडा सिंह को जेठ की संक्रांति 14 मई के दिन गढ़वाल वालों ने मार दिया था, इसलिए बनाते हैं उसका आकृति रूप, गेंडा की तरह एक गेंडा बनाया जाता है और फिर उसको मारते हैं। इसलिए गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में ये पर्व मनाया जाता है, गोल्डिया संक्रांति। श्रावण की संक्रांति हरेला, इंपॉर्टेंट पर्व है हरेला, उस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं। भाद्रपद, भादों के महीने की संक्रांति घी संक्रांति। फिर इसके बाद माघ की संक्रांति तो बड़ी संक्रांति, मकरैण, उत्तरायण, या फिर इसको क्या बोलते हैं? घुघुतिया त्योहार या घुघुतिया त्यार के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहले पर्व हो गए। हम कौन से पर्व पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय नहीं, लोक पर्व। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि सर ये बताओ ये क्यों मना रहे हो, घी संक्रांति का पर्व क्यों मनाते? राम जी वापिस आए थे? कुछ नहीं था जी सर, ये हमारे पर्व है, मतलब लोक पर्व, मतलब हम मनाते हैं जी इनको। क्यों मनाते? क्यों मनाते हैं त्योहार? जब टाइम हो, फ्री हो, मना लो, उत्सव है, उसका नाम ही उत्सव, मतलब हम खुश है, मना लो कोई पर्व। तो ये पहले प्रकार का लोक पर्व है। सिर्फ लोक पर्व हमें यहाँ पर सॉल्व करने जो हमारे राज्य में मनाए जाते हैं। और लोक परंपरा है, पुराने जमाने के लोगों ने मनाना शुरू किया, हम भी इसको मनाते। तो पहले लोक पर्व का नाम ये है भाई। पहला लोक पर्व कौन सा है? अब चलो दूसरे लोक पर्व पर। हमारे राज्य में मनाया जाने वाला दूसरा लोक पर्व है बग्वाल।
बहुत कॉमन सा वर्ड है बग्वाल। बग्वाल शब्द हम दीपावली के लिए कई बार प्रयोग करते हैं, पर यहां बग्वाल का मतलब दीपावली नहीं है। अगर मैंने लिखा कि हमारे राज्य में बग्वाल पर्व मनाया जाता है, तो बग्वाल का मतलब दिवाली यहां नहीं है। हाँ, दिवाली के लिए भी बग्वाली कहते हैं ना, ठीक है, दिवाली के लिए हम बग्वाली शब्द यूज करते हैं, पर बग्वाल जब एक लोक पर्व के रूप में प्रयोग किया जाए तो बग्वाल का अर्थ क्या होता है? बग्वाल का अर्थ होता है पाषाण युद्ध। पाषाण मतलब पत्थरों से युद्ध खेलने की परंपरा है राज्य में प्राचीन काल से। पत्थरों से आपस में युद्ध खेला जाएगा, और जब कभी भी पत्थरों से आपस में युद्ध खेला जाए तो फिर उस पर्व को बग्वाल कहते हैं। बग्वाल का मतलब है पाषाण युद्ध, पत्थर फेंकना एक दूसरे के ऊपर। तो पत्थरों के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हुए जो पर्व मनाया जाता है उसको बग्वाल कहते हैं। पहला लॉजिक कि ऐसा करते क्यों है, मतलब पत्थरों, ये तो थोड़ा अजीब है ना। हमारे राज्य में पहले बहुत सारे स्थानों पर और अब कुछ स्थानों पर बग्वाल खेली जाती है। बग्वाल में टीमें बनती है, 2 या 4 या 5 धड़े बनते हैं, 2 टीमें बन गई। इधर वाले इन पे पत्थर फेंकेंगे, मजाक में नहीं फेंकेंगे, इस उद्देश्य से फेंकेंगे कि कपाल फूटे इसका, सच में फेंकेंगे, और वो भी इसी उद्देश्य से पत्थर मारेगा। तो एक दूसरे पर आप पत्थर की बारिश करेंगे। रीजन इसके पीछे क्या है कि पाषाण युद्ध क्यों प्राचीन काल से आयोजित किए जाते हैं? तो पहले के जमाने जब राजा महाराजाओं का दौर था, तो राजा महाराजाओं के दौर में युद्ध होते रहते थे उत्तराखंड में, और जब भी युद्ध हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उन युद्धों में यह देखा जाता है कि हमारे राज्य में धातुओं की खान नहीं थी। जैसे हमारे पास लोहा बहुत कम मात्रा में था, तो लड़ाई लड़ते समय तलवार वाले राजा भी मिलेंगे आपको, पर कम मिलेंगे। ज्यादातर लोग पत्थरों से ही युद्ध लड़ते थे। और युद्ध के मैदान में जब हम सैनिकों को भेजेंगे, तो मान लो वो सैनिक तैयार नहीं है, आप स्कूल गए हैं पहली बार, और याद करो जब जीवन में पहला थप्पड़ लगा हो गाल पे, तो वो खतरनाक रहता है ना। और मान लो टीचर ने दूसरे दिन भी मार दिया थप्पड़, तो उतना दर्द नहीं होता जितना पहले दिन हुआ। मान लो 10 दिन तक लगातार थप्पड़ लगे, और रोज ही तुमको थप्पड़ लगते हैं, तो कुछ होते ना, ढीठ नहीं है, वो मारते रहे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मारते डंडे, लड़कियां कम मार खाती है स्कूल में, इसलिए एक डंडा मार दे तो ऐसे करती है, ऐसा करती है ना, क्योंकि कम उसने ज्यादा मार नहीं खाई है। और वो लड़का है तो लगा है, ले मार मार, डेली लग रहा, हाथ मजबूत हो गया उसका हाथ। तो इसलिए क्या करते हैं कि युद्ध के मैदान में जब सैनिक जाएगा, तो युद्ध के मैदान में उस सैनिक के जाने से पहले उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। तो हम पहले ही बग्वाल खेल देते, एक लगेगा पत्थर तो रोएगा ना, फिर आएगा युद्ध के मैदान में, तो स्ट्रांग बने वो। एक इसको मनाने के पीछे की मान्यता। दूसरी मान्यता यह है कि प्राचीन काल में हमारे राज्य में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी, इंसानों की बलि दी जाती थी। खूब ऐसी कहानियां आप पढ़ोगे आगे जाकर के, जहां पर जैसे माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र की बलि दे दी, और यह माना गया कि जब तक पुत्र की बलि नहीं मिलेगी काम नहीं होगा। तो मानव बलि की प्रथा हमारे राज्य में प्रचलित थी पुराने जमाने में। तो आज के समय पर यानी मध्यकाल में हमने ये माना कि मानव बलि को बंद कर दो, हम मानव की बलि दे रहे हैं, तो उससे हम देवी माँ को, खासकर मानव बलि देवी माँ के मंदिरों में ज्यादातर दी जाती है। तो आपने किसी इंसान का गला काटा, उससे खून अर्पित किया माँ को। तो अब ये कहते हैं कि इसकी जगह एक काम करो, एक इंसान को काटने पर जितना खून देवी माँ को अर्पित किया जाना था, उतना खून हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अर्पित कर लेते, तो आपस में खेल देते भगवान। 10 ग्राम मेरा, 10 ग्राम इसका, 10 ग्राम 50 ग्राम 50, वही 1 किलो, बस खत्म। तो इसलिए मनाते हैं बग्वाल पर, है ना, ताकि वो मानव की बलि ना देनी पड़े। और जितना खून, माने 1 किलो खून एक आदमी से देवी माँ को अर्पित हो रहा था, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो रे, थोड़ा थोड़ा, मरेगा नहीं फिर कोई व्यक्ति ना, तो उसको कहते हैं बग्वाल। बग्वाल अब उत्तराखंड में लगभग बंद हो चुकी है। एक ही स्थान है जहां पर आज भी बग्वाल खेली जाती है, वो जगह है देवीधुरा। चंपावत के अंदर देवीधुरा नाम की एक स्थान है। देवीधुरा नाम का एक जगह है चंपावत में, यहां पर एक मेला लगता है। पता है मेले का नाम क्या है? मेले का नाम है आषाढ़ी कौथिक। ठीक है, आषाढ़ी कौथिक जो है वो एक मेला है। बग्वाल पाषाण युद्ध, देवीधुरा के चंपावत में आषाढ़ी कौथिक नाम का एक उत्सव आयोजित किया जाता है। चंपावत के देवीधुरा, चंपावत में एक जगह है देवीधुरा, और वहां हर साल ये मेला लगता है। मेले का नाम है आषाढ़ी कौथिक। आषाढ़ी कौथिक का मेला प्रतिवर्ष हर साल देवीधुरा के चंपावत में आयोजित किया जाता है। ठीक है, देवीधुरा के चंपावत में आषाढ़ी कौथिक का मेला आयोजित किया जाता है। इसमें जो है बग्वाल खेली जाती है। इसमें पाषाण युद्ध, एक दूसरे पर पत्थर 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 फेंके जाते हैं। तो हमारे राज्य के अंदर जो आषाढ़ी कौथिक है किस महीने लगता है? तो आपको दिख रहा है आषाढ़ी मतलब आषाढ़ के महीने में। तो आषाढ़ के महीने में
चंपावत के अंदर 4 खाम है, खाम मतलब धड़े, और वो राजपूती धड़े माने जाते हैं पुराने जमाने से। तो वो 4 धड़े 2 ग्रुपों में बंटते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक तो हमने अभी बात किया है, क्यों कि एक इंसान की बलि से जितना खून प्राप्त करना था उतना खून आप देवी मां को अर्पित कर दो, इसके लिए बग्वाल खेली जाती। बग्वाल आज भी इसी जगह पर है, और जगह पर बग्वाल बंद हो चुकी है। ठीक है, तो बग्वाल मेला, बग्वाल उत्सव आषाढ़ी कौथिक या पाषाण युद्ध कहां पर आयोजित होता है? दूसरा स्थान नौठा उत्सव, नौठा मेला। ये नौठा मेला लगता है आदि बद्री में। नौठा मेला जो है यह आदि बद्री में आयोजित किया जाता है। नौठा मेला आदि बद्री कहां पर है? चमोली में। तो चमोली जिले के अंदर आदि बद्री एक स्थान है और वहां पर प्रतिवर्ष नौठा मेला का आयोजन किया जाता है। इस नौठा मेला में प्राचीन काल में पाषाण युद्ध होता था, पहले होता था, अब नहीं होता है। इसमें पत्थरों के स्थान पर जैसे 2 धड़े हैं आपस में, और आपने देखा कि बग्वाल मेला जो ये देवीधुरा चंपावत है वहां 2 टीमें एक दूसरे पे पत्थर फेंकती है, पत्थर। लेकिन ये जो नौठा मेला है आदि बद्री का, यहां दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकती है। यहां दोनों धड़े एक दूसरे को डंडा मारते, डंडा लट रखता है हाथ में और सीधा मारो भाई। तो इसको बोलते थे पुराने जमाने में लठ मार मेला। इसका पुराना नाम था लठ मार मेला। जो नौठा मेला है इसका पुराना नाम लठ मार मेला था। ठीक है, लठ मार मेला। इस मेले में भी प्राचीन काल में बग्वाल खेली जाती थी, अब बंद हो गई। अब इस पर एक दूसरे पर फूल फेंकते हैं पत्थर की जगह पर, लेकिन बग्वाल या पाषाण युद्ध जिसमें एक दूसरे पर पत्थर फेंका जाए, ये बग्वाल या पाषाण युद्ध सबसे पहले देवीधुरा चंपावत में, यहां आज भी एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर बग्वाल खेली जाती है। दूसरा नौठा मेला, नौठा मेला को बोलते हैं लठ मार मेला, और अब इसमें बग्वाल बंद हो गई, लेकिन आदि बद्री चमोली में इसको आयोजित किया जाता है। आपने नाम पढ़ा होगा कि नौठा मेला को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिमालय महोत्सव ये भी एक नाम दिया जाता है, हिमालय महोत्सव। नौठा मेला को ही दूसरा नाम दिया जाता है हिमालय महोत्सव। ठीक है, हिमालय महोत्सव के नाम से भी इस मेले को जाना जाता है। तो बग्वाल, देवीधुरा चंपावत, आषाढ़ी कौथिक कहते हैं उससे। नौठा मेला दूसरा मेला है जिसमें प्राचीन काल में बग्वाल खेली जाती थी, अब हो गई बंद, 2 हो गई ये। तीसरी बग्वाल हमारे राज्य में जहां पर खेली जाती थी अब बंद हो गई, वो था एक मेला, उसको बोलते हैं रून मेला। ये लो, ये तीसरा मेला है जिसमें प्राचीन काल में बग्वाल खेली जाती थी, इसे रून, रून कहते हैं। रून शब्द सुना है तुमने? रून मतलब रोना ना, रून, रून मतलब रून लग्यूं, मतलब रो रहा है, तो रून मतलब होता है रोना। अब पौड़ी जिले में एक बहुत पुरानी परंपरा है, पौड़ी जिले के अंदर, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारी कुछ प्राचीन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं जो समय के साथ एकदम से नहीं बदलेंगी, एज इट इज रहेंगी जैसे पहले से चलती आ रही है। किसी की शादी में बारिश हो तो ऐसा बोलते इसने फूका हुआ भात खाया, बोलते तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ भी बोलते, देखो तो सेम टू सेम। और किसी की कढ़ाई में खाया, ऐसा बोल देते ना। और किसी की शादी में बारिश हो रही है तो कैसे रोके उस बारिश को, तो उसके लिए तवा उल्टा करके डालते जिनके यहाँ। तुम्हारे कुछ और करते हो ऐसे ही ना, इसी प्रकार से। कोई आटे से गुड़िया बना देते हैं, ये बना देते हैं, बोलो प्रभु जगा दे, वो खोल दे भाई, जगा दे भाई, लगा दे यार। तो ठीक है, तो कुछ लोग आटे की गुड़िया बना देते हैं, कुछ लोग तवा ऐसा जो है जमीन के अंदर डाल देती है। परंपराएं हैं, प्राचीन काल की कुछ परंपराएं, पुराने जमाने की। तो अब सुनो, पौड़ी में एक नियम है प्राचीन काल से कि जिस साल बारिश ना हो, और बारिश ना होने की स्थिति को क्या कहेंगे? अवर्षण। अवर्षण, जिस साल बारिश ना हो, तो अवर्षण की स्थिति में जब बारिश नहीं होती थी तो पौड़ी जिले के अंदर जो लोग थे उनकी एक मान्यता थी कि वहां पर एक पहाड़ था, एकेश्वर में एक पहाड़ था, और पौड़ी जिले में जैसे ही अवर्षण बारिश ना हो तो सारे के सारे लोग इस पहाड़ पर जाते और पहाड़ पे जाके इंद्रदेव की पूजा करते थे। इनकी मान्यता थी कि भाई इंद्रदेव की पूजा करो तब बारिश होगी। अगर बारिश ना हो, अवर्षण की स्थिति में पौड़ी के एकेश्वर क्षेत्र के लोग एक पहाड़ पर जाकर के पूजा करते थे भाई इंद्रदेव की, ताकि बारिश हो जाए। ये परंपरा थी। तो जैसे उन्होंने पूजा कर दी उसके बाद 1 हफ्ता वेट करते थे,
अगर एक हफ्ते में भी बारिश नहीं हुई तो दोबारा जाते थे इसी पहाड़ पर, और दोबारा पहाड़ पर जाने के बाद ये लोग इंद्रदेव के सामने रोते थे, रोते। तब इस मेले का नाम क्या है? तो तब सब लोग जैसे हम चलो चलो रे चलो पहाड़ पे चलो, और तब हमें इंद्रदेव के सामने रोना था। चलो 2 मिनट हम भी करते ट्राई। रोना एक ऐसी क्रिया है जो मजाक में नहीं हो सकती है ना। हंसना हो सकता है, हंसो तो हंसी जाओगे। आदमी ना हंसने का नाटक कर सकता है, रोने का नाटक होता है। रोने का नाटक हंसना है, करके और हंसी लग जाती है ना। रोने का नाटक नहीं होता है। कौन व्यक्ति है जो रोने का नाटक करे? तो ये लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, तो कहते थे इनकी परंपरा थी कि इंद्रदेव के सामने रो भाई, जब हम इंद्रदेव के सामने रोएंगे तो इंद्रदेव बारिश करेगा, तो रो। अब रोते तो थे नहीं, तो तब ये लोग क्या करते थे, 2 धड़ों में बढ़ते थे, तुम इधर हम इधर। अब उठाया पत्थर, मार इसका पत्थर, अब इसने उसका पत्थर, अब वो सच में रोएगा ना, तो रोते थे। और तब इनकी मान्यता थी कि एक दूसरे पत्थर फेंको, पत्थर फेंकने से आदमी रोने लगेगा, रोने लगेगा तो बारिश होगी। तो ऋण मेला पौड़ी में लगता था, इसमें भी बगवाल खेली जाती थी। अब ये बंद हो गया, अब नहीं लगता है। पर एक पॉइंट लिखना, यह मेला अवर्षण की स्थिति में आयोजित किया जाता था। अवर्षण मतलब जिस साल बारिश ना हो। यह मेला अवर्षण की स्थिति में, यह मेला अवर्षण की स्थिति में आयोजित किया जाता था। जब बारिश ना हो उस स्थिति में ऋण मेले का आयोजन किया जाता था। ऋण मेला पौड़ी जिले में लगता है। यह मेला अवर्षण की स्थिति में आयोजित किया जाता था। तो देखो ये यूनिक है ना, अलग है, सिर्फ हमारे राज्य में होते। लोक पर्व कहते हैं इनको। जैसे एक लोक पर्व ये है बगवाल, एक लोक पर्व दूसरा कौन सा हुआ, संक्रांति, जो हमारे राज्य में मनाए जाते। अन्य क्षेत्रों में इन पर्वों को नहीं मनाया जाता है। अगला लोक पर्व देखो जो उत्तराखंड में मनाते, अन्य स्थानों पर नहीं मनाते। मौन इसका नाम है, मौन। मौन अगला लोक पर्व है। मौन, मौन शब्द निकला है जिससे, वो है मौन। मौन शब्द प्रयोग किया जाता है मछली, बिल्कुल नहीं, मधुमक्खी के लिए। मौन पालन मतलब मधुमक्खी पालन। तो यहां मौन का मतलब है मन। मन क्यों मना रहे हो इस पर्व को? क्योंकि मेरा मन है मनाने का। तो तुम्हारा क्या जा रहा फिर ना, मौन मतलब मेरा मौन है, मेरा मन है, हमारा मन है कि हम एक पर्व मनाए, इसलिए ये पर्व मना दिया जाता है। इसको बोलते हैं मौन। जब मन करे तब मना दो इस पर्व को। मौन के 3 रूप हैं जो हमारे राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। गढ़वाल में मौन 3 रूपों में मनाया जाता है। गढ़वाल में, कुमाऊं में एक ही रूप में मनाया जाता है। गढ़वाल में मनाए जाने वाले मौनों में सबसे पहला जो मौन होता है, उस मौन को नाम दिया जाता है मच्छ मौन। मच्छ मौन का मतलब है कि इस मौन में माछा पकड़ेंगे, माछा, इसमें मछलियां पकड़ी जाएंगी, तब इसको मच्छ मौन कहते हैं। दूसरा एक मौन प्राचीन काल में मनाया जाता था, इसको बोलते थे औदी का मौन। औदी का मौन, ये दूसरा मौन था जो हमारे राज्य में मनाया जाता था। औदी का मौन, ये दूसरा मौन था। तीसरा मौन जो हमारे राज्य में मनाया जाता था, इस मौन का नाम था जतरिया। जतरिया समझते हो, यात्रा करेंगे इसको कल डिटेल में, पहले मोटा मोटा समझ लो। मच्छ मौन का मतलब है मछली पकड़ने का पर्व। औदी का मौन का मतलब है एक ऐसा मौन जिसमें सयाना लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। जो सयाना है ना, वो दिखाते थे कि हमारे पास कितनी पावर है, तो उसे कहा जाता था औदी का मौन। तीसरे मौन का नाम है जतरिया। इसमें यात्रा निकालते, देवताओं की यात्रा। संपूर्ण यमुना नदी घाटी में जितने भी देवता है, सभी देवताओं की यात्रा निकाली जाती, यात्रा, उसको बोलते थे जतरिया मौन। तो कल करेंगे इसके बारे में टॉपिक, क्योंकि मौन और कुमाऊं में भी बनाते हैं मौन। कुमाऊं में मौन को मौन नहीं कहते, वहां इसको कहते हैं डहो उठाना। क्यों कहते हैं कल डिटेल में समझना। कुमाऊं में जो मौन का पर्व है उसको वहां मौन नहीं कहते, वहां उसको नाम दिया जाता है डहो, डहो उठाना। तो मौन यहां भी मनाते हैं, मौन उधर भी मनाते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में मौन पर्व का आयोजन किया जाता है। तो कल इसको एक बार क्लास में आकर के करते हैं।